नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन में महिला के साथ तालिबानी मानसिकता के चलते नागजरी क्षेत्र में पोहा फैक्ट्री में मारपीट कर बंधक बनाया गया था। महिला घटना से इतना डरी हुई है कि आरोपियों के नाम बताने से भी इनकार कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने से सनसनी मची हुई है। पता है, मेरा हाथ छोड़ो। आपको नहीं पता किसने बांधा? घटना नागजरी क्षेत्र के उद्योगपुरी में बंटी नामक पोहा फैक्ट्री के संचालक की फैक्ट्री में रहने वाली महिला को हाथ, पैर और मुंह बांध कर रखा गया था। दरअसल माला का पति भैरूलाल पोहा फैक्ट्री में काम करता था। कुछ महीने पहले भैरूलाल की मौत हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री संचालक ने महिला को अपनी फैक्ट्री में रहने के लिए दिया हुआ घर खाली करने को कहा, लेकिन महिला ने नहीं किया। ऐसी घर में पुलिस को महिला बंधी पड़ी मिली। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि महिला और फैक्ट्री संचालक दोनों के बीच 2 महीने विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आवेदन भी दे रखा था। रविवार सोमवार रात को पुलिस ने सूचना के बाद महिला को छुड़वाया था, जहां महिला बंधी पड़ी मिली थी। हालांकि महिला ने किसी का भी नाम नहीं बताया है, जिसके बाद धारा 365, 346 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर शक है। पोहा फैक्ट्री मालिक बंटी ने महिला के पति को फैक्ट्री में कमरा किराए पर दे रखा था। महिला ने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद डायल 100 ने महिला को नागजरी थाने पहुंचाया। यहां महिला को रात भर पुलिस थाने में बैठा कर रखा गया। फिलहाल महिला इतना डरी हुई है कि वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए आरोपियों का नाम भी नहीं बता पा रही है। उक्त कमरे को महिला खाली नहीं कर रही थी। पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर शक है, जिसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही खुलासे की बात भी कह रही है। ये मामला डायल 100 में एक इवेंट के रूप में आया था। उसके बाद पुलिस ने उसमें पहुंची थी और पुलिस ने उनकी महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों का उनके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन व्यक्ति हो सकते हैं, इसके संदर्भ में पुलिस में एक पूरी टीम गठित की गई है और वो टीम उसमें काम कर रही है और जल्दी ही हम सोचते हैं पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाना चाहिए। सर, जो पोहा फैक्ट्री का जो मालिक है उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये 1 महीने से इनका इस बात का भी विवाद चल रहा है कि चूंकि वो पहले वहाँ एक श्रमिक के रूप में काम कर रही थी और उनको वहाँ से श्रमिक के रूप में हटाया गया है। इस तरह का विवाद भी सामने आया है। मैंने जैसा कहा कि पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में सभी तरह के तथ्यों का परीक्षण कर लिया जाएगा कि उसमें वास्तव में किस तरह का घटनाक्रम हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हम पूरी परिस्थिति। उज्जैन में किराना गोडाउन में 9 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उज्जैन के बसंत विहार स्थित जियो के किराना गोडाउन के शटर के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाश ने लॉकर में रखे 9 लाख रुपए चोरी कर लिए। सुबह डिलीवरी बॉय यहां पहुंचे तो गोडाउन के ताले टूटे दिखे, जिसकी सूचना सुपरवाइजर को दी। डायल 100 पर सूचना के बाद नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रैब ए ग्रुप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जियो का गोडाउन बसंत विहार में स्थित है। कंपनी के सुपरवाइजर स्वप्निल स्वर्णकार निवासी तिरुपति डायमंड ने बताया कि सुबह 6:30 बजे डिलीवरी बॉय दीपक दुलारा गोडाउन आया था। उसे गोडाउन पर आए माल से भरे ट्रक को अनलोड करना था। दीपक ने गोडाउन का शटर देखा तो उसमें ताले नहीं लगे थे। दीपक को लगा कि मैं अंदर हूं, तो उसने शटर उठाकर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखाई दिया, तो उसने मुझे सूचना दी। मैंने दूसरे सुपरवाइजर सोनू व्यास को खबर की, साथ ही दीपक से डायल 100 पर फोन कर पुलिस को खबर कराई। सूचना मिलते ही हम लोग गोडाउन आए, तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। गोडाउन में रखा सामान यथावत था, लेकिन लॉकर में रखे 8 से 9 लाख रुपए के करीब नहीं मिले। सोमवार को शाम 4 बजे बंद किया था गोडाउन। स्वप्निल ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे गोडाउन बंद कर शटर में ताले लगाए थे। यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें घटना के फुटेज मिले हैं। घटना सोमवार शाम 6:30 बजे की है, जिसमें एक व्यक्ति लॉकर से रुपए निकालते हुए दिख रहा है। बदमाश ने कैमरे का स्विच जाते समय बंद कर दिया था। गोडाउन में कंपनी द्वारा डिजिटल लॉकर रखा है, लेकिन उसकी बैटरी खराब होने के कारण सुपरवाइजर द्वारा कैश रखने व निकालने के लिए चाबी का उपयोग किया जा रहा था। स्वप्निल ने बताया कि डिलीवरी बॉय द्वारा प्रतिदिन लाए गए रुपए हेड ऑफिस में जमा करते थे, लेकिन पिछले 4 दिनों का कैश लॉकर में रखा था, जो करीब 8 से 9 लाख रुपए था। सर, बसंत विहार में आज एक चोरी का मामला सामने आया, क्या मामला है? ये अभी एक सुबह सूचना आई थी कि बसंत विहार में कहीं एक चोरी हुई है जियो मार्ट के ऑफिस में।
तो उसमें अभी फुटेज वगैरह देखी जा रही हैं और वो जो फरियादी हैं उनके जो मालिक हैं जियो मार्ट के और सुपरवाइज़र वगैरह वो उन सबको बुला रहे हैं और फिर उसमें देखते हैं अभी वो क्या जाना बता रहे हैं, केस में कैश कितना है, कोई सामान गया है, वो देख के अभी फिर फुटेज वगैरह के आधार पर भी कार्रवाई करें। प्रेफरेंस दर्ज वगैरह किया है अभी? नहीं, अभी तो फुटेज देख रहे हैं और उनके जो सुपरवाइज़र और जो मालिक हैं वो आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम करते हैं। अभी तो सिर्फ गार्ड ने सूचना दी थी तो FRV गई थी और FRV की सूचना के आधार पे वहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। अब जो भी अब आता है फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नवागत जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर तक्षशिला जूनियर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नवागत जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तक्षशिला जूनियर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो। यहाँ पर अभाविप के महानगर महामंत्री राघव शर्मा ने बताया कि विगत दिनों तक्षशिला स्कूल का अभिभावकों के साथ घेराव कर प्राचार्य को विद्यार्थियों की SLC देने की बात कही थी। आज जब अभिभावक SLC के लिए स्कूल गए तो प्राचार्य द्वारा अभिभावकों को SLC नहीं दी गई। इस क्रम में आज अभाविप कार्यकर्ताओं ने DO ऑफिस का घेराव कर तक्षशिला स्कूल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ आपने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को 3 दिन का समय दिया है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन कर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेगी। आपका क्या आदेश हमको बता दीजिए ना, वहाँ आपसे कुछ कह भी नहीं बताया तो नहीं सर, आप समय तो नहीं है। आप कलेक्टर साहब, आप मेरी सर प्रशासनिक व्यवस्था सबको पता है। आप कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन निकलेंगे, वो 15 दिन निकल जाएंगे, 20 दिन निकल जाएंगे, फिर 1 महीने बाद आप बोल देंगे कि अब वापस आओ, फिर हम क्या बोलते हम नहीं कर सकते सर। अब आप आज हमको उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है करिए, हम आपके साथ रहेंगे, पर हमारी SLC जो हमें आज चाहिए। दियो सर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, दियो सर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आज SLC चाहिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा सर, कुछ न कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना। दिया था ना सर, आप लोगों ने आदेश कर दिया कि 3 दिन में TC दे, वो समय भी पूरा हो गया तो आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? और हमको आज यही भेजा है उन्होंने। हम क्या करें? एक साथ सब लोग कोई मसला नहीं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा विगत तक्षशिला स्कूल में जो मनमानी चल रही है प्राचार्य के द्वारा, 26 विद्यार्थी उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनको SLC नहीं दी जा रही है। 3 दिन पूर्व भी AVEP ने ज्ञापन दिया था एवं प्रदर्शन किया था। उसके बाद DO ऑफिस से एक लेटर गया था कि 3 दिन के अंदर SLC देना है। आज 5वां दिन है, आज भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से आज DO ऑफिस का AVEP ने घेराव किया। साथ में जो विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। आज हमारी मांग में ये DO साहब नए आए हैं, उन्होंने बताया है कि 3 दिन के बाद, हम 11 तारीख को लगभग, उन्होंने बोला है कि इसका रिजल्ट मिल जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने 2 सितंबर को तक्षशिला स्कूल का घेराव करा था SLC को लेकर। यहाँ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 3 दिन के अंतर्गत SLC देने के लिए यहाँ से बोला गया था। अब 3 दिन पश्चात भी स्कूल हमें SLC नहीं दे रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने DO ऑफिस में नए DO सर से चर्चा करी है और इन्होंने हमें आज अंतिम 3 दिन के लिए और कहा है। अब उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, नहीं तो इसके पश्चात जो विद्यार्थी परिषद है इनका एक बड़ा आंदोलन होगा और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों के फिर हम लोगों के फेवर में होगा और उसके लिए प्रशासन। टीकाकरण महाअभियान की सफलता और लोगों में 100% वैक्सीनेशन के लिए जिले में अब 7 दिनों तक वैक्सीन लगाई जाएगी। उज्जैन जिले के रहवासियों के लिए अब अच्छी खबर है। अब जिले के लोगों के लिए रविवार सहित सप्ताह के 7 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। यहां वैक्सीन मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य स्थानों पर लगाई जाएगी। दरअसल उज्जैन जिले में 2 बार चलाए गए वैक्सीनेशन के महाअभियान में जिला प्रशासन को अपार सफलता मिली थी।
यहाँ महाअभियान में दोनों बार 1 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। अब जिले में 100% वैक्सीनेशन हो, इसलिए तय वैक्सीनेशन केंद्रों पर 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाया है या जिनका एक डोज पूरा हो चुका है और दूसरा डोज लगवाना है। नवागत सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द उज्जैन जिले में 100% टीकाकरण हो जाए, इसलिए हफ्ते के 7 दिन टीकाकरण किया जाएगा। हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रतिदिन टीकाकरण के निर्देश सभी को चले गए हैं और चालू भी हो गया है और लगातार 7 दिन ये टीकाकरण का प्रोग्राम हमारे कोविड का चल रहा है और साथ ही साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य भी संस्थाओं में किया जा रहा है। वैक्सीन लगभग 80% अपने यहाँ लग चुकी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 1 महीने में ये 100% हम प्रथम डोज जिले के सभी नागरिकों को लगा दें और इसके बाद फिर हम द्वितीय डोज के लिए करेंगे और द्वितीय डोज भी हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी लग जाए। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन का अभी निर्देश प्राप्त हुआ है कि मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल, CSC और PSC पर 7 दिन रविवार सहित टीकाकरण कोविड का होगा। अब चूँकि संस्थाएं चालू रहती हैं, स्टाफ वहाँ पदस्थ हैं, तो निर्देशों का पालन हम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अब ऐसे लोग जो छुट्टी के अवकाश के दिन में भी अगर टीकाकरण कराना चाहते हैं कोविड का, तो इन संस्थाओं में जाकर टीकाकरण करें। देवास व मक्सी रोड को जोड़ने वाला लालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनने जा रहे ब्रिज का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। उम्मीद की जा रही है इस साल इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उज्जैन शहर को अब जल्द एक नए ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। यह ब्रिज देवास व मक्सी रोड को जोड़ेगा। इस ब्रिज के बनने से आवागमन का समय काफी कम हो जाएगा क्योंकि यह ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा और रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों के लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। लालपुर क्षेत्र में बनने वाले इस ब्रिज को सेतु निगम की टीम द्वारा निर्माण कराया जाएगा। इस टीम में शामिल कार्यपालन अभियंता SK अग्रवाल, SDO RK कटारिया, उपयंत्री महेश शर्मा और उपयंत्री रघुनाथ सूर्यवंशी की टीम काम कर रही है। सेतु निगम के कार्यपालन अभियंता SK अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा गया। स्वीकृति मिलते ही जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। इस ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर रखी गई है। ये संपर्क क्रमांक 7 लालपुर के रेलवे क्रॉसिंग पर ROB निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसकी GAD भी तैयार कर ली गई, स्वीकृति हेतु भेजी जा रही है। GAD स्वीकृति के उपरांत उसका विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके उसकी निविदा की कार्रवाई की जाएगी। लालपुर का जो ब्रिज बन रहा है, किस प्रकार का डिजाइन रहने वाला, कितनी लागत? अभी अनुमानित लागत तो नहीं निकाली गई है। अभी तो केवल GAD ही तैयार की गई। GAD के अनुमोदन के उपरांत ही उसकी कार्य की लागत निकाली जाएगी और चौड़ाई तो 12 मीटर रहेगी ब्रिज की, जैसा कि यहाँ पे फ्रीगंज वाला भी जो प्रस्तावित है सेम ड्राइंग उसकी रहेगी। जयसिंहपुरा के लिए रेलवे से तो जॉइंट इंस्पेक्शन हो गया, पूर्व में इसका प्रस्ताव पुराना तैयार है, तो उसकी केवल प्रशासकीय स्वीकृति का प्रावधान भेजा जा रहा है नवीन SOR के ऊपर तैयार करके। संगठन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली मधु यादव के खिलाफ SP को शिकायत की गई है। साथ ही संगठन से जुड़ी महिलाओं पर लगे आरोपों के बारे में भी जानकारी दी है। खुद को उत्तर प्रदेश लखनऊ की समाजवादी पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन की अध्यक्ष बताने वाली मधु यादव के खिलाफ समाज सेवी शिरीन हुसैन ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मधु यादव पर संगठन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उसके साथ जुड़ी महिलाओं पर लगे आरोपों को भी SP के समक्ष बयां किया। शिरीन हुसैन ने बताया कि मैंने यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट में हो रहे गलत काम, अवैध वसूली के कारण इस्तीफा दे दिया और मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट संगठन से जुड़कर मानव सेवा करने लगी। लेकिन ट्रस्ट की मधुपति रविंद्र सिंह यादव निवासी लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा मेरे साथ अभद्रता कर गाली गलौज की गई।
साथ ही संगठन के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है तथा संगठन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। शिरीन ने बताया कि मधु यादव खुद को समाजवादी पार्टी की बताते हुए राजनीतिक प्रभाव दिखाकर शासन प्रशासन को गुमराह करने का काम करती है। अलग अलग प्रदेशों में मधु यादव द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बांटकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। मधु यादव ने स्पष्ट धमकी दी थी कि यदि कोई मेरा संगठन छोड़कर दूसरे संगठन में जाएगा तो मैं उसे कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। एएसपी को की शिकायत में शिरीन ने मधु यादव के संगठन की प्रदेश अध्यक्ष जुलेखा हुसैन, उषा यादव, पिंकी यादव, शहनाज अंसारी, प्रिया शर्मा पर भी आरोप लगाए हैं। साथ ही मांग की कि मधु यादव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही महिला के बैंक खाते में होने वाले समस्त ट्रांजैक्शन की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। शिरीन के अनुसार पूर्व में ट्रस्ट के संजीव सिंह पिता उदय सिंह के घर जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मधु यादव द्वारा मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट नागदा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के उनको ज्ञापन दिया है जो मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है मधु यादव, पिंकी यादव और उसके साथियों के साथ मिलकर, तो मैं उसका ज्ञापन देने आई हूँ। मैंने अपने सबूत पेश करे हैं सर के समक्ष और मुझे अपनी उज्जैन की प्रशासन पर काफ़ी भरोसा है कि हमें न्याय दिलाएंगे और सारे सबूतों के आधार पर और ये फर्जीवाड़ा जो मधु यादव का संगठन है जो इसमें फर्जीवाड़ा है वो सामने आएगा। हम पहले भी संगठन में थे लेकिन उनने ऐसे ही गलत काम किया है, इसलिए हमने अपना संगठन अलग बनाया है और उनका केस नागदा में भी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे उनका शिकायत दर्ज की गई है। एशिया चैंपियनशिप में ग्राम मंगरोला के एक युवक का सिलेक्शन हुआ है, जिसका परिवार व मित्रों द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। ग्राम रोला में रहने वाले कृष्णा परिहार का एशिया चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद गांव और परिवार में काफी हर्ष का माहौल रहा। यह चैंपियनशिप दुबई के आबू ताबू में होने वाली है। 13 से शुरू होगी और 16 तारीख को समाप्त होगी। इसी के अंतर्गत कृष्णा का सिलेक्शन हुआ। कृष्णा जब घर से आया तो स्टेशन पर परिवार और मिलने वालों के द्वारा कृष्णा का पुष्पमाला और ढोल से स्वागत किया गया। कृष्णा लगभग 14 वर्षों से पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसके बाद अब जाकर कृष्णा को सफलता मिली है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। श्री परिहार का ये कामना के साथ स्वागत किया, बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि वे विजय श्री का आलिंगन कर पदक लेकर पधारें और ऐसी ही हमारी सबकी कामना है और इसी कामना के साथ में आज हमने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। ऐसा व्यक्तित्व निश्चित तौर पर शहर को गौरवान्वित करने वाली बात है कि एशियन चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ एक गांव के बच्चे का। लगभग 14 साल से स्पोर्ट्स में हूँ और लगातार 14 साल से कोशिश कर रहा था और काफ़ी समस्याएं भी रही इसको लेकर, प्रैक्टिस को लेकर इंजरीज वगैरह सारी दिक्कतें रही। घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, कई सारी चोटें लगती है जिसमें घर वालों की बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं हम चल के अपना खाना तक नहीं खा पाते हैं, चोटें तकलीफें इतनी रहती हैं स्पोर्ट्स में, तो उन सभी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमारी डाइट मेंटेन करनी होती है, प्रैक्टिस का जितनी थकान हो जाती है कहीं कि अपनी प्रैक्टिस के बाद जो डाइट वगैरह मेंटेन करनी होती है वो सारी चीज़ें घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, तो घर वालों का बहुत साथ रहता है इसमें। और प्रैक्टिस तो कोच वगैरह सभी करवाते ही हैं, तो उसमें भी घर वालों की मदद लगती है, काफ़ी खर्चा वगैरह सभी होता है, तो घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। ये एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा, जो 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आबू धाबी में चलेगी, दुबई में रहेगी। एक पहलवान का अपने सभी का अपना अपना खर्चा रहता है, वेट के जैसे इसमें कई सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है खर्चे के ऊपर, अपन कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कितना वेट करते हैं, लेकिन नहीं करते हुए एक अच्छा अपन करते हैं, तो इसमें तकरीबन 10 से 15,000 रुपये कम से कम खर्चा आता है बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी। इसके लिए तकरीबन ये मान के चलिए आप 4 घंटे मिनिमम सुबह प्रैक्टिस को लग जाते हैं, 4 घंटे शाम को लग जाते हैं। बच्चा बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रहा है, उसके पहले भी वो कई टूर्नामेंट जीता है और उसके पहले 15-15, 10-10 किलोमीटर की दौड़ रेसलिंग करता था। घर वाले उसके पिताजी उसके साथ दौड़ते थे, मोटरसाइकिल लेके चलते थे, बालक दौड़ता था, तो हमारे गांव से धर्मबल्ला तक होते हुए वापस आते थे कम से कम 15-17 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नगर आगमन पर उनके समर्थक और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सेंगर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उज्जैन आगमन पर स्थानीय शांति पैलेस चौराहा पर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल यह स्वागत समारोह सिंधिया के कट्टर समर्थक और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सेंगर ने रखा था। अपने हजारों समर्थकों की उपस्थिति में सिंधिया को मंच पर लाया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की उपस्थिति में सिंधिया का स्वागत 51 किलो के फूलों के हार से किया गया। यहां उमेश सेंगर ने सिंधिया का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस सम्मान से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुश नजर आए। कार्यकर्ता से निवेदन है कि मंच खाली कर दे। सभी कार्यकर्ता से निवेदन है कि मंच खाली कर दे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के उड्डयन मंत्री बनने के बाद 53 दिन में 58 फ्लाइट्स की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। वरिष्ठ नेता उमेश सेंगर ने बताया कि सिंधिया ने आने वाले समय में उज्जैन में हवाई पट्टी के विस्तार की बात कही है एवं नाइट लैंडिंग प्रारंभ हो सके उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। कार्यक्रम में मंत्री मोहन यादव का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, राजेंद्र जोशी, राजेश आंजना सरपंच, त्रिलोक पटेल सरपंच, जितेंद्र चौहान, जितेंद्र बिहानिया, AIMP अध्यक्ष प्रमोद डाफिया, उपाध्यक्ष योगेश मेहता, संजय पवार, आशीष दोषी आदि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में, नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद में प्रथम नगर आगमन पर युवाओं द्वारा भव्य स्वागत उनका किया गया। 53 दिन में 58 फ्लाइट्स उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए दी। मतलब उनका जो मूल उद्देश्य है मध्य प्रदेश का विकास करना है। और जिस प्रकार से उद्योग क्षेत्र में भी यहाँ का नमकीन, यहाँ का दूसरी चीज़ें भी दुबई या दूसरे देशों में जा चुकेंगी, इसलिए भी उद्योगपतियों से लेकर और सारे आम जनता में भी इस बात की हर्ष है कि उन्होंने नई फ्लाइट्स दी है। इसलिए हमने उनका हार्दिक आभार किया है, हार्दिक अभिनंदन किया है। बाबा महाकाल की सवारी में तो प्रतिवर्षानुसार उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य शामिल होता है। और जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मैंने देखा है प्रतिवर्ष वो अपने सारे जरूरी काम छोड़कर बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होते हैं और पैदल भी चलते हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए बैंक ऑफ इंडिया अपना 116वां स्थापना दिवस मना रही है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर को अपना 116वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आंचलिक कार्यालय उज्जैन की ओर से देवास रोड पर पैदल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन अंचल और उज्जैन शहर की सभी शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। आंचलिक प्रबंधक RK गुप्ता ने प्रेस से चर्चा में बताया कि 116वें स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रम में चामुंडा माता मंदिर में निःशुल्क भोजन वितरण, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि शामिल है। वित्तीय समावेशन के तहत अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जरूरतमंदों को ऋण वितरण किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि, खुदरा, हाउसिंग, वाहन, सूक्ष्म एवं मध्यम मदों में ऋण वितरण किया जाएगा। साथ ही आंचलिक कार्यालय में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर एवं सम्मानित ग्राहकों का विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया है।
कार्यक्रमों में उपांचलिक प्रबंधक विनय कुमार, सहायक महाप्रबंधक भूपेंद्र आर्य सहित अधिकारी, कर्मचारी, संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज बैंक ऑफ इंडिया अपना 116वां स्थापना दिवस मना रही है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को स्थापित हुआ था और उसके बाद से आज तक लगातार बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। इसके लिए मैं सभी हमारे अंशधारकों, सभी ग्राहकों को और सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आगे हम इसी प्रकार अग्रणी रहें, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो। इस अवसर पर हम आज हमारी उज्जैन अंचल में 111 शाखाएं हैं और 111 शाखाओं में सभी जगह हम 100 करोड़ से ज़्यादा का ऋण वितरण करेंगे। उसमें मुख्यतः किसान भाइयों के लिए है। लगभग 5000 किसान भाइयों को आज हम ऋण वितरण करने जा रहे हैं और लगभग 1000 रिटेल लोन्स में, जिसमें मुख्यतः आवास ऋण है, व्यक्तिगत ऋण है, वाहन ऋण है और सबसे अच्छी बात जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम थी पीएम स्वनिधि, 10,000 तक का लोन, छोटे छोटे लोन जो कि कोरोना के कारण काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। हमने 9000 से ज़्यादा केसेस हम पीएम स्वनिधि में हम ऑलरेडी दे चुके हैं और आज भी हमने टारगेट बनाया है कम से कम 1000 लोगों को पीएम स्वनिधि में, जो छोटे छोटे खेरची हैं वाले व्यापारी हैं, हाथ ठेला वाले हैं, उनको लोन देने जा रहे हैं। कोरोना काल में जो पिछला 1.5 वर्ष का समय रहा वो काफ़ी कठिन था। हमारे सभी साथियों ने, बैंक के हर टीम सदस्यों ने कभी कोई छुट्टी, अनावश्यक छुट्टी नहीं ली और लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा हो या स्वनिधि के क्षेत्र में हो, लगातार सेवाएं प्रदान की और जितना भी फंड्स भारत सरकार ने यहाँ रिलीज़ किया उनको टाइमली हमने वो दिया। और CSR एक्टिविटी के तहत जो निर्धन लोग थे, गरीब परिवार थे, उनको CSR एक्टिविटी में भोजन वितरण किया और जो पैकेट्स हैं भोजन के वो वितरित किए। और सबसे अच्छा है कि जो हमारा आकर्षक कम ब्याज दर पर 6.85 पर कोविड पर्सनल लोन हमने लोगों को दिया, चाहे व्यापारी हो, चाहे ये सैलरीड पर्सन हो। कोविड पर्सनल लोन की स्कीम के तहत हमने 6.85 दर पर, कम से कम दर पर लोन सुलभ कराया। हमारा जो आज की मेन रैली का संदेश था, हमारे पास 80% लोग बिल्कुल युवा वर्ग है। वो हमारी उससे जो सेहत है, उससे सेहत अच्छी रहेगी और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी हर एक टीम का सदस्य बैंकिंग सेवाओं के लिए सदैव तत्पर है। आज बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है, 116वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर बैंक ने CSR एक्टिविटी के तहत जो नीडी फैमिली हैं, इसके तहत चामुंडा माता मंदिर ट्रस्ट में ये हमने कुछ सहयोग किया है और इसी उपलक्ष्य में हमें चामुंडा माता ट्रस्ट का हम बड़े आभारी हैं कि उन्हें हमें ये सेवा मौका दिया और माता जी की कृपा हम पर बनी रहे, यही हमारी माता जी से प्रार्थना है। और ट्रस्ट के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि हमें समय समय पर ये इसमें हमें कार्रवाई के लिए और आवश्यक सहयोग के लिए हमें हमारे ऊपर कृपा बने। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जय महाकाल भक्त मंडल द्वारा बाबा महाकाल को प्रतीकात्मक रूप से असंख्य लड्डुओं का भोग लगाया गया। प्रतिवर्ष जय महाकाल भक्त मंडल द्वारा शाही सवारी के बाद भोग आरती में असंख्य लड्डुओं का भोग सन 1988 से लगाया जा रहा है। इस वर्ष भी जय महाकाल भक्त मंडल द्वारा शाही सवारी के उपरांत बाबा को असंख्य लड्डुओं का भोग प्रतीकात्मक रूप से लगाया गया। भक्त मंडल के बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष बाबा महाकालेश्वर को असंख्य लड्डुओं का भोग मंडल द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाबा को प्रतीकात्मक रूप से लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। साथ ही महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। जय महाकाल भक्त मंडली द्वारा प्रतीकात्मक रूप में बाबा को लड्डुओं का भोग लगाया गया, आरती में भी लगाया गया। तो उसके बाद में बाबा को जो भोग आरती होती है, भोग आरती में भगवान को नैवेद्य लगा करके, क्योंकि बाबा की जब पालकी जब पूजन होकर के नदी से वापस आती है
तो बाबा को लड्डुओं का भोग लगाया गया और जितने भी जय महाकाल भक्त मंडली जो कि बाबा महाकाल की सवारी में 1988 से अपनी सेवा दे रही है, तो हमारे जितने भी भक्त मंडली के सदस्यगण हैं, अभी पालकी जब अंदर चली जाएगी बाबा महाकाल की, उसके बाद भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।